आओ साहब सब मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ यहाँ पे कितने नॉन फाइनेंस लोग हैं इस समय ग्रुप में? इस समय ग्रुप में कितने नॉन फाइनेंस लोग हैं? सर मैं इतने सारे नॉन फाइनेंस लोग हैं। अच्छा फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता? अच्छा मैं एग्रीकल्चर से हूँ, पॉलिटिकल साइंस से हूँ, साइंस से हूँ, आर्ट्स से हूँ, वेरी गुड सर। मैं पढ़े ही नहीं 12वीं तक। अच्छा कोई नहीं, 15 मिनट में एमबीए कराता हूँ सर, 15 मिनट में एमबीए कराते हैं। आओ पावर कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर आप बिजनेस में हैं तो आप फाइनेंस पर्सन हैं। सिंपल। सुनील जी कह रहे नहीं मैं दुखी हो गया, मैं फाइनेंशियल पर्सन नहीं हूं। हो अगर आप बिजनेस में हो तो आप फाइनेंस पर्सन हो। अगर आप बिजनेस में हो तो फाइनेंस पर्सन हो। कैसे कैसे साहब? सुनो साहब, देखो अकाउंट्स एक क्लरिकल जॉब है। अकाउंट्स क्या है? एक क्लरिकल जॉब कि भाई बिल काटने हैं। क्लरिकल क्लर्क का काम क्या हुआ? मोटा-मोटी परचेस के बिल है, परचेस के बिल चढ़ा दो, सेल के बिल काट के कस्टमर को दे दो। अच्छा जीएसटी की रिटर्न भर दो साहब, अच्छा साहब ऑडिट करवा लो साहब, अच्छा साहब डेटर्स लिस्ट निकाल दो, अच्छा साहब ये वाला फॉर्म भर दो, चेक लगा दो, कैश गिन लो। ये सारा काम है ना, कैश गिन लिया, चेक लगा दिया, बैंक चले गए, आना जाना, ये क्लरिकल जॉब है। फाइनेंस एक इंटेलेक्चुअल जॉब है। फाइनेंस एक इंटेलेक्चुअल जॉब है। इंटेलेक्चुअल जॉब का मतलब फाइनेंस में लगता है दिमाग। तो अकाउंट और फाइनेंस में क्या है कि जहां अकाउंट्स खत्म होता है वहां फाइनेंस चालू होता है। अकाउंट्स और फाइनेंस अलग चीज है। अकाउंट्स जूनियर लेवल की चीज है, क्लर्क है। फाइनेंस टॉप लेवल का जॉब है, दिमाग का जॉब है। हाथ का जॉब अकाउंट्स है, दिमाग का जॉब फाइनेंस है। ठीक कैसे होता है साहब? एग्जांपल से बात करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं, हां ना में जवाब देना। हम बिजनेस में डेली डिसीजन लेते हैं, यस और नो? हम बिजनेस में रोजमर्रा में कई डिसीजन लेते हैं, यस। हर डिसीजन का एक इंपैक्ट होता है, प्रॉफिट या लॉस। हर डिसीजन से, कोई भी डिसीजन लेने से या तो प्रॉफिट होगा। अच्छा ये वाला माल ले लेते हैं, ये वाली डील कर लेते हैं, ये गाड़ी यहां लगा देते हैं, इस बंदे को रख लेते हैं, इस बंदे को निकाल देते हैं, ये ऑर्डर ले लेते हैं, ये ऑर्डर छोड़ देते हैं। हर चीज से या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। हर्ष गार्गी जी, हर्ष सिंह कमेंट आर विजिबल टू एवरीवन, सो प्लीज देख लीजिए। टीम देखना क्या हो रहा है? टीम का तो हटाओ उनको, टीम को तो हर्ष जी को रहने दो, ये टीम हटा दो, टीम कमेंट नहीं दिखनी चाहिए, या तुम बोल दीजिए हटा दीजिए। तो यहाँ से ज्यादा देखो, हम रोजमर्रा के डिसीजन लेते हैं, हर डिसीजन से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर हमने ज्यादा डिसीजन प्रॉफिट के लिए तो साल के अंत में नेट प्रॉफिट, और ज्यादा डिसीजन लॉस के लिए तो नेट लॉस। क्लियर है साहब? इस बात से भी एग्री करती है जनता? इस बात से भी जनता एग्री करती है? ज्यादा डिसीजन लिए, मैंने इस साल में 100 डिसीजन लिए, 80 डिसीजन प्रॉफिट के थे, 20 लॉस के थे, नेट प्रॉफिट होगा। 80 लॉस के थे, 20 प्रॉफिट के थे, नेट लॉस हो जाएगा। मैंने 90 डिसीजन प्रॉफिट के लिए, तो 10 लॉस के डिसीजन इतने बड़े थे, फिर भी लॉस हो गया। या 90 लॉस के डिसीजन लिए थे, 10 डिसीजन ऐसे थे जो इतने प्रॉफिटेबल थे कि सारे लॉस कवर कर गया। यही है। तो भाई साहब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके डिसीजन से, जिसके व्यक्ति के डिसीजन से प्रॉफिट इंपैक्ट हो जाता है, वो डिसीजन फाइनेंस डिसीजन कहलाता है, और वो बंदा फाइनेंस का पर्सन कहलाता है। एग्जांपल, आपके प्रोडक्ट की प्राइस 100 है, आपका कस्टमर कह रहा है मैं 10 लाख रुपए का ऑर्डर दूंगा, मुझे बस रेट 80 रुपए चाहिए। अब आप इसको दोगे कि नहीं दोगे? अब आप बोलोगे तो सेल्स का डिसीजन है कि मैं 10 लाख में दूं, 10 लाख का ऑर्डर है, मैं 80 रुपए रेट करूं कि ना करूं, ये सोचना है मुझे। ये सेल्स का डिसीजन है। मैं क्या इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है? 100 रुपए की चीज आप 80 में दे रहे हो, 20% डिस्काउंट दे या ना दे? दे या ना दे? कोई कह रहा हाँ, कोई कह रहा ना। मैं कह रहा हूं देखो, देना है कि नहीं देना है वो अलग बात है, लेकिन इससे फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा। मान लो जय वधवानी जी का बिजनेस ऐसा है जिसमें 40% मार्जिन है, वो कह रहे हैं 100 की 80 में कोई दिक्कत नहीं, फिर फायदा है। तो जय जी जैसे डिसीजन लेंगे इनके फायदा है। और अगर जय जी के एम्प्लॉय ने मना कर दिया कि नहीं करेंगे हम, तो जय जी के नुकसान करवा दिया। मयूष शाह जी है, इनके धंधे में मार्जिन है 10% का, अगर इसके लिए हाँ बोल दिए तो मयूष जी का लॉस हो गया। और अगर मयूष जी ने इसके लिए मना कर दिया तो मयूष जी ने अपने खुद के प्रॉफिट करा लिया। तो कहने का मतलब इस डिसीजन का, इसका कोई भी डिसीजन हो, हाँ या ना, या तो प्रॉफिट बढ़ाएगा या लॉस बढ़ाएगा, ये फाइनेंशियल डिसीजन है। यस, हर सेल्स डिसीजन एक तरह का फाइनेंशियल डिसीजन होता है। यस, क्योंकि इसको हाँ बोलो जाना, हाँ बोलने से या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ना बोलने से भी या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। डन। दूसरा सवाल, वेंडर कह रहा है कि या तो 90 दिन की क्रेडिट ले लो या 10% डिस्काउंट ले लो, इसका भी फाइनेंशियल इंपैक्ट है, इसका भी फाइनेंशियल इंपैक्ट है। कई लोग बोलेंगे हाँ 90 दिन की उधारी चाहिए, उनका फायदा है, कईयों का 90 दिन लेने में लॉस है, कईयों का 10% में फायदा है, कईयों का 10% लॉस है, तो इसका भी फाइनेंशियल डिसीजन है। अच्छा आपको कितना स्टॉक मेंटेन रखना है? 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का? और अगर 30 लाख का रखना है तो कौन सी क्वांटिटी का, कौन कौन से प्रोडक्ट कितने पीस रखने हैं? बताइए सर, ये भी फाइनेंशियल डिसीजन है सर, ये भी फाइनेंशियल डिसीजन है। अगर आपको 20 का माल रखना चाहिए, आपने 30 का रख लिया तो ओवर रख लिया, 10 रखा तो कम रख लिया, 20 का माल रखना 20 ही रखा, पर कोई दो प्रोडक्ट ज्यादा रखना तो कम रख लिया तो भी दिक्कत हो गया। तो ये भी वैसा फाइनेंशियल डिसीजन है, ये भी फाइनेंशियल डिसीजन है। तो सेठ जी, मैं अगर आपको ये बोलूं कि एवरीवन इन योर कंपनी इज फाइनेंशियल पर्सन, आपका सेल्समैन भी दिन में डिसीजन लेता है, सही लेता है तो प्रॉफिट होता है, गलत लेता है तो नुकसान होता है। आपका सेल्समैन भी फाइनेंशियल पर्सन है, क्योंकि उसके डिसीजन से प्रॉफिट इंपैक्ट होता है। आपका परचेज वाला भी फाइनेंशियल पर्सन है, आपका स्टॉक वाला भी फाइनेंशियल पर्सन है, आप खुद डिसीजन लेते हो, फाइनेंशियल पर्सन है। तो अगर मैं बोलूं कि आपकी कंपनी का हर व्यक्ति फाइनेंशियल पर्सन है, तो मान जाओगे? सत्य वचन? आपकी कंपनी का हर व्यक्ति फाइनेंशियल पर्सन है, सत्य वचन? इसमें एक और पेज डालता हूं, एक्सेप्ट अकाउंटेंट। अकाउंटेंट फाइनेंस पर्सन नहीं है। क्यों रोजी? वो क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा, वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। आपका जो अकाउंटेंट वो क्या करता है? वो मैदान में है नहीं, वो ना छक्का मारा ना छक्का मारा ना कर रहा। आप छक्का मारोगे तो वो 60 का हटा के 66 लिख देगा, विकेट जाएगा तो वो 4 हटा के 5 लिख देगा, एक ओवर होगा तो वो 10 के जगह 11 कर देगा। आपका अकाउंटेंट एंट्रियां मारता है, तुम सेल करोगे एंट्री मारेगा, परचेज की एंट्री मारेगा, वो कैलकुलेट करता है, जनरेट नहीं करता। वो स्कोर नहीं कर रहा, वो स्कोर कार्ड मेंटेन कर रहा है। तो कुल मिला के आप आए थे 10 मिनट पहले, आप मुझे बोले कि मैं फाइनेंस पर्सन नहीं हूं, कोई भी मेरी कंपनी में फाइनेंस पर्सन नहीं है, हमारा अकाउंटेंट साहब फाइनेंस पर्सन है। और हमने तो वक्त बदल दिया, अरमान पलट दिया कि भाई आपका अकाउंटेंट पर्सन ही साइड वाला है, बाकी आप सब लोग फाइनेंस पर्सन है। ठीक है? स्वीपर कौन हुआ? स्वीपर भाई साहब नॉन फाइनेंस पर्सन है। स्वीपर को मैं बिजनेस में नहीं गिनता। आपके बिजनेस में मैं गिनता हूं आपके बिजनेस के जरूरी कामों को, परचेस को, सेल को, प्रोडक्शन को, कोटेशन को। मैं स्वीपर को, गार्ड को, चौकीदार को, पेन को नहीं गिनता। ठीक? बाकी और डिसीजन देखो, हायरिंग पर्सन, मैं बंदा हायर करूं कि ना करूं, ये फाइनेंशियल डिसीजन है। मैं सैलरी कितनी दूं, मैं इंसेंटिव कितना दूं, किसको दूं, फाइनेंशियल डिसीजन है। मैं पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखूं या फुल टाइम अकाउंटेंट रखूं, फाइनेंशियल डिसीजन है। मैं इन हाउस प्रोडक्शन करूं या बाहर से करवा लूं, फाइनेंशियल डिसीजन है। मैं मशीन खरीदूं या रेंट पे लूं, मैं प्रॉपर्टी खरीदूं या रेंट पे लूं, मैं ऑफिस खरीदूं या रेंट पे लूं, मैं खुद का व्हीकल खरीदूं या रेंट पे लूं,
मैं फाइनेंस लूं कि ना लूं किस बैंक से लूं, किस रेट पे लूं, खुद के पैसे लगाऊं कि लोन का पैसा लगाऊं, ये सारे के सारे डिसीजन फाइनेंशियल इंपैक्ट रखते हैं। तो अगर आप कॉमन सेंस में एक आम आदमी की तरह कैलकुलेट कर सकते हो कि इस डिसीजन को लेने से मुझे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, तो वो डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन है एंड यू आर अ फाइनेंस पर्सन। तो चाहे आप कहते हो सर मैं तो 5वीं पास हूं, लेकिन अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आप रोजमर्रा में वो सभी डिसीजन ले रहे हो जिससे फाइनेंशियल डिसीजन इंपैक्ट होता है। वो जितना ज्यादा शार्प होगा, जितना ज्यादा क्लोज होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। भाई अभी आप तुक्के में 100 डिसीजन लेते हो, कॉमन सेंस है 70 सही होते हैं 30 गलत पड़ जाते हैं। जितना ज्यादा नॉलेज आएगी वो 70 80 सही होंगे, 90 सही होंगे, 95 सही होंगे, तब प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। आप कई लोग हैं कुछ डिसीजन लेते हैं, गलती होती है, गलती से सीख के दूसरी बार सही डिसीजन लेते हैं, तो पहली बार की गलती तो भोगनी पड़ेगी। पर जब नॉलेज के साथ करते हैं तो पहली बार भी गलती नहीं होती। आप पहले हायरिंग करते थे, गलत आदमी मिलता था, फिर उसको फायर करते थे, फिर हायरिंग करते थे, गलत आदमी मिलता था, फिर फायर करते थे, तीसरी बार अच्छा आदमी मिलता था, पर 2 बार का नुकसान तो लग गया। पर आपने हायरिंग सीखी, आपने मैनेजमेंट सीखा, अब आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। तो आपके करंट डिसीजन लेने का तरीका क्या था साहब? आपका करंट डिसीजन लेने का तरीका क्या है? अभी आप किस स्ट्रेटजी से डिसीजन लेते हो? व्हाट इज द करेक्ट वे, व्हाट इज योर वे टू टेक डिसीजन? अभी फाइनेंस हैंडल करने का आपका मंत्र क्या है? एक्सपीरियंस, जो आपसे डिस्कस हुआ, रैंडम डेटा। मैं बताऊं 90% व्यापारियों से मिलने जुलने के बाद मुझे पता लगा कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है। उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होती है विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। तो जाही विधि का कह रहा हूं, ताही विधि रही है कि राहुल जी प्रॉफिट और लॉस, हानि और लाभ, यश और अपयश, ये तो प्रभु के हाथ है सर। मैं तो मेरे गले पे जाके बैठ जाता हूं, साल के अंत में पता पड़ता है प्रॉफिट हुआ तो भगवान की कृपा, और नुकसान हुआ तो भगवान ने मेरे को पाक का फल दिया, खत्म खत्म। मैंने पूछा आपका पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ? बोले 25 लाख। मैं अब की बार क्या टारगेट है? बोले हम थोड़ी टारगेट देते हैं। मैं तुम टारगेट ही रखते हो नहीं, प्लानिंग करते हो नहीं, फिर कैसे करोगे? बोले कुछ नहीं करेंगे, हम तो बैठे रहेंगे। भगवान की कृपा होगी तो प्लान आ जाएगा, भगवान की कृपा होगी तो पैसा आ जाएगा, भगवान की कृपा होगी तो 25 के 45 होंगे, नहीं होगी तो 5 रह जाएंगे। हमारे हाथ में ठीक, हम तो नादान मनुष्य, हम तो जाके रोज गले पे बैठ जाते हैं, हम तो रोज फैक्ट्री चलाते हैं, बाकी तो होगा दिखी जाएगी। क्या बोलती है पब्लिक? मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं। अगले महीने चलो मार्च में बैठे हो ना, अप्रैल की सेल क्या करोगे? पता ही नहीं। क्यों नहीं पता साहब? अप्रैल की सेल का क्यों नहीं पता? प्लानिंग नहीं है। कौन से नए प्रोडक्ट में जाओगे? पता ही नहीं। तो वही बात मैं आपको याद दिला रहा हूं। एडवांस कोर्स के पहले दिन आपको लग रहा था 90% बिजनेस आता है, 10% छोटा मोटी राउजी से सीख लेंगे। आज 90 दिन आपकी स्टेटस ये है कि 10% ही बिजनेस आता था, ये तो 90% सीखना पड़ेगा। पहले दिन लगता था भगवान कितना निष्ठुर है, मैं इतनी मेहनत करता हूं मुझे फल देता ही नहीं है। आज आपको लग रहा होगा कि भगवान कितना कृपालु है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई, ना तो मुझे ढंग से हायरिंग आती, ना मैनेजमेंट आता, ना एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी, ना उनके कभी रिव्यू किए, ना कभी मीटिंग ली, ना कभी टीजी देखी, ना कभी यूएसपी देखी, ना कभी ब्रांड पे काम किया, ना भी कस्टमर का रिव्यू किया, ना स्टॉक को देखा, ना स्टॉक के लेवल, ना बैलेंस शीट पढ़नी आती, ना मार्केटिंग करूं, ना सेल्स करूं, ना ट्रेन दूं, फिर भी अगर भगवान काम चला रहा है तो कृपा भगवान की। सोचो, इतनी चीजों की नॉलेज ना होने के बावजूद आपने कंपनी जैसे तैसे यहां तक लिया है, अभी नॉलेज होने के बाद क्या कर दोगे? धूम मचा दोगे। मैं आपको गारंटी देता हूं सर, जो मैंने आपको कहा है उसका आधा अप्लाई करना, आधा अप्लाई करना, डबल टर्नओवर हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, पुराने अनुभव से। डन। सुजीत जी कह रहे हैं नॉलेज इज पावर, इसको करेक्ट कर देते थोड़ा सा। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। ज्ञान एक संभावित शक्ति है, शक्ति तो इंप्लीमेंटेशन है। नॉलेज तो मुझे बहुत है, नॉलेज बहुत है मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और ऐसा नहीं कि अच्छा होगा मेरे साथ, जब मैं कर दूंगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। आपके सेल्स के 4 पार्टनर होते हैं, पता है आपको? सेल्स के 4 पार्टनर कौन से होते हैं? पहला पार्टनर होता है आपका वेंडर एंड एम्प्लॉय। वेंडर का मतलब हर व्यक्ति जिसको आपको कुछ पैसा देना है, चाहे आपने उससे माल खरीदा, चाहे आपने उससे सर्विस लियो। जैसे आपका लैंडलॉर्ड है वो वेंडर ही आपका, आपका चाय वाला, आपका स्टेशनरी वाला, आपका लॉयर, आपका सीए, ये सब वेंडर है जिनने आपको माल दिया है या फिर सर्विस दी है। ये अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मुझे चैट बॉक्स में बताना सर क्या वो कितनी सही है। आपकी सेल होते ही, जैसे ही आपकी सेल होगी, जैसे ही आपकी सेल होगी और जैसे ही पैसा आएगा, सबसे पहले ये दोनों लोग लेके जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? जैसे ही सेल होगी और पैसा आएगा, सबसे पहले ये लोग लेके जाएंगे। ये ट्रू है? सब जने बोल रहे हैं ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये गलत है, ये झूठ है। क्यों राहुल जी? मैं बोल रहा हूं जैसे ही सेल होगी और पैसा आएगा ये लोग लेके जाएंगे ना। तुम्हारी सेल हो या ना हो, तुम्हारे पैसे आए कि ना आए, ये तो लेके जाएंगे ही। तुमने माल खरीदा पर तुम्हारा बिका ही नहीं, तो क्या वेंडर बन जाएगा? क्या किराया नहीं लोगे? क्या मकान वाला किराया नहीं लेगा? या एम्प्लॉय सैलरी नहीं लेगा? या सीए रिटर्न के पैसे नहीं लेगा? या चाय वाला पैसे नहीं लेगा? तुम्हारा सेल हो या ना हो, और सेल हो जाए पर पैसे आए या ना आए, ये आदमी कहेंगे हमारा हिसाब करो। ये वो खर्चे हैं जो सबसे पहले जाएंगे। और जब आपकी सेल्स में से ये खर्चे कट जाते हैं तो जो खर्चा आता है, अच्छा एक आपको बहुत देसी भाषा में चीज बताता हूं, ऐसे कोई समझा नहीं पाएगा लेकिन मैंने प्रयास किया। आपने शार्क टैंक में इबिडा सुना? इबिडा कि सर मेरा इबिडा इतना है, मेरा इबिडा होता है। जब आपकी सेल में से ये लोग चले जाते हैं तो जो बचता है उसको इबिडा कहते हैं। इबिडा की इससे सरल परिभाषा नहीं होती। जब आपकी सेल में से वेंडर और एम्प्लॉय को पेमेंट हो जाता है तो जो बचता है वो इबिडा कहलाता है। इसके बाद दूसरा आदमी कौन आएगा साहब आपसे पैसे लेने? इबिडा मतलब इनकम बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, सारे खर्चे कट गए ये वाले। सेकंड कौन आएगा लेने? सेकंड आता है बैंक, लेंडर, जिन्होंने भी आपको पैसा दिया। तो बैंक हो, आपका एनबीएफसी हो, आपका दोस्त हो, भाई हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, पहले इसके बाद जाएगा ब्याज। इबिडा, इबिडा इनकम बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन। तो अभी इंटरेस्ट कटा नहीं था, अब इंटरेस्ट कटेगा। अब जैसे ये चले जाते हैं ना लेंडर्स, ये इंटरेस्ट कटेगा। इसके बाद जो बचता है इसको कहते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर कौन आता है मित्रों? फिर हम आते हैं। तो ये जब टैक्स ले जाते हैं तब जो बचता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपकी शार्क टैंक की क्लास कंप्लीट हो गई। सेल्स में से वेंडर एम्प्लॉय गए इबिडा, इंटरेस्ट गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर गए मोदी जी तो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बात समझ में आई? और ये जो पीएटी होता है ये होता है किसका? आपका। आप कितना मेरे पास धंधे में क्या बचेगा? जो बच गया वो सब आपका। तो सर जी आपको देखो धंधे ने कितना दिया है। आपकी टोटल सेल में से
वेंडर को देने के बाद, एम्प्लॉय को देने के बाद, बैंक को देने के बाद, मकान मालिक को देने के बाद, मोदी जी को देने के बाद जो बच गया सारा का सारा आपका, सारा आपका है, ले आओ मौज करो। और राहुल जी मजे मतलब यार, अगर वेंडर लेगा, एम्प्लॉय लेगा, बैंक लेगा, मकान मालिक लेगा, मोदी जी लेगा, बचा क्या हमारे पास? जो भी बचा, कम बचा ज्यादा बचा हमको मतलब नहीं, जो भी बचा आपका, लेकिन हाँ उसको ले जा नहीं सकते। राहुल जी क्या मजा आ गया, पहली बात तो बचा ही नहीं। और बाई चांस अगर कोई 2-3 लाख की चिल्लर बच गई, मैं ले जा नहीं सकता, नहीं ले जा सकता। क्यों? ये तो बुक प्रॉफिट है ना भाई, कैश कहाँ है? ये तो बचा, ये तो बुक्स में है ना, बुक्स में आया भाई 1 करोड़ की सेल थी, ठीक है, उसमें से भाई साहब 70 लाख के बाकी कट गए, 30 लाख का बिड्डा, फिर 5 लाख का इंटरेस्ट कट गया, 25 लाख का पीबीटी, फिर मोदी जी लेगा 5 लाख का टैक्स, अब 20 लाख बचे वो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन तो किताब में 20 लाख का टैक्स दिख रहा है, 20 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन भाई वो तो उधारी में पड़ा है, थोड़ा उधारी में पड़ा है, थोड़ा स्टॉक में पड़ा है, तुम्हारे पास तो है किधर, कैश कहाँ है? करो धंधा, आए मजे। आपको परसों इसलिए बताया था कि सर जी पीएनएल देखना ताकि जीपीएनपी पता पड़े, लेकिन साथ में कैश फ्लो भी देखना कि जेब में बचा कि नहीं बचा। तो इसलिए सबसे बड़ा संत कौन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में? सबसे बड़ा संत कौन होता है? व्यापारी। सबसे बड़ा संत वो है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, 18 घंटे मेहनत मैं करूंगा और मेरे साथ करने वाले सब व्यक्तियों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। मेरे साथ एम्प्लॉय काम कर रहा है, जा तनख्वाह ले जा। अच्छा मुझे मकान, मुझे दुकान दी, आप किराया ले जाओ। अच्छा मेरे को माल दिया, आप पैसे ले जाओ। अच्छा मुझे चाय पिलाई, पैसे ले जाओ। मेरी ऑडिट करी, पैसे ले जाओ। अच्छा बैंक तुम भी हो, ब्याज ले जाओ। अच्छा सरकार तुम भी हो, टैक्स ले जाओ। इनमें से किसी का कोई भी पैसा रुकता नहीं है, सबको सबका हिसाब तुरंत होता है 1 तारीख को। और अगर इनका कुछ भी डिले किया तो टेंशन चालू हो जाती है, बैंक का डिले किया ब्याज लगा देगा, सरकार का डिले किया ब्याज और पेनल्टी लगा देगी, एम्प्लॉय का डिले किया वो भाई साहब मेरे ऑफिस में चढ़ जाएगा, वेंडर का डिले किया घर पे आ जाएगा। इनका डिले नहीं कर सकते, इनको इनके टाइम पे पैसा देना है। आपका माल बिके तो बढ़िया, पैसा आए तो बढ़िया, प्रॉफिट हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया। इस पूरे गेम में एक ही आदमी है जिसके प्रॉफिट का पता नहीं। इस आदमी का पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बाकी सबका तो आएगा ही आएगा। ये इतना बड़ा संत है, इसी का आइडिया था, इसी के ऊपर थी, इसी ने पूरा खेल रचा और सबको सब कुछ दिया। इसको क्या मिलेगा पता ही नहीं। क्या बोलती पब्लिक, है ना संत? असली संत महात्मा बिजनेसमैन है, इसीलिए मेरी नजर में बिजनेस की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। और जिस भी देश में व्यापार की रिस्पेक्ट होगी वो देश टॉप पे पहुंच जाएगा। अब भारत जब सोने की चिड़िया थी, भारत में कितने % व्यापारी थे? चैट बॉक्स में बताओ। भारत जब सोने की चिड़िया था, भारत में कितने प्रतिशत व्यापारी थे? नहीं 10%, 70%, 90%। टेक्निकली एवरीवन इज व्यापारी। हर व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड था, हर व्यक्ति अपना काम करता था, हर व्यक्ति बेचता था। काम करने वाले बहुत कम लोग थे, एवरीवन वाज व्यापारी। अनाज किसान था, वो अनाज बेचता था, गाय वाले दूध बेचते थे, सुनार अपना सोना बेचता था। हर आदमी अपना, पूरा गांव ना सेल्फ सस्टेनेबल था। ये सुना है, ये सोने की जरूरत होगी तो गांव वाले सारे इधर आएंगे, तो सोना उन्होंने दे दिया। अब भाई साहब दूध की जरूरत होगी तो सब इससे लेंगे। तो पूरी गांव की इकोनॉमी आपस में कनेक्टेड थी, हर आदमी कुछ ना कुछ बेचता था और हर आदमी कुछ ना कुछ खरीदता था और आपस में बार्टरिंग सिस्टम से सबके काम चल जाते थे। जब व्यापारी कम होने लगे तभी डिपेंडेंसी आई। अमेरिका में व्यापारी का सम्मान है, बिजनेस करना है तो भाई साहब फटाफट बिजनेस की सुविधा, लाइसेंस फटाफट लो, तुमको जो चीज चाहिए सुविधा तो भाई साहब खेल गया अमेरिका। चाइना ने बिजनेस आसान बना दिया, खेल गया भाई साहब। अभी धीरे धीरे हमारे भी बिजनेस आसान बनाने लग गए कि ठीक है रजिस्ट्रेशन फटाफट मिल जाएगा, धीरे धीरे बनने लगे। अभी भी बहुत सारी कमियां, ऐसी नहीं कि कमियां नहीं है, बहुत कमियां। लेकिन अगर आप बिजनेस को कंपेयर करोगे कि 47 से लेकर 91, सर मैं कह रहा हूं आंख में आंसू आ जाए ना आपके। मैं व्यापार में इतना साल से व्यापार करता पड़ा हूं, मेरी आंख में आंसू आ गया कि भाई साहब मैं खड़ा होकर सैल्यूट करूंगा व्यापारियों को, क्या कहना। मैं पढ़ा था टाटा की जीनी, अरे टीसीएस ने अपना पहला कंप्यूटर मंगाया था ना, वैसे पूरे प्राण अलग हो गए थे। 1-1.5 साल 3 साल लग गया कंप्यूटर मंगाने में। उस समय धीरूभाई अंबानी की जीनी पढ़ो, बिरला ग्रुप को पढ़ो, उस समय टाटा ग्रुप को पढ़ो, को आंसू आ जाएंगे ऐसे कैसे करते हो यार। बहुत खतरनाक हाल था 47 से 91 में जब इकोनॉमी खुली तब जाके सब कुछ हुआ है, तब जाके बिजनेस में तो थोड़ी छूट मिली है। अभी हमको छूट मिले कि 33-33 साल तो हुए, हमको 50 साल हो जाए, अगले 10-15 साल में और छूट मिलने दो, फिर बताएंगे हम चीज क्या है। तो इसलिए हमेशा कहता हूं, मैंने वो इतिहास पढ़ा इसलिए मैं कहता हूं, भारत की आजादी, राजनीतिक आजादी हुई थी 47 में, भारत सही मायने में 91 में आजाद हुआ है, ठीक है साहब। तो बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी ठीक हुई, अभी भी बहुत है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो 91 से 1991 से पहले के बाद बहुत गंदी हालत। इसलिए आज भी सब मनमोहन सिंह को याद करता है आदमी कि भाई वो 91 में पीवी नरसिंह राव और मनमोहन जी वो दोनों खेल खेल गए, नहीं तो भाई साहब बैठे रह जाते बंद। बहुत गंदी हालत थी। अभी उस पर भी या तो वीडियो बना दूंगा या क्लास लूंगा, मजा आएगा आपको। मजा तो आएगा, थोड़ा एहसास होगा, अपना इतिहास को जानोगे, आंखों में पानी आ जाएगा एक बार। 2 फाइनेंशियल गोल्डन रूल अपन डिस्कस करते हैं, अगर ये आपने फॉलो कर लिया सब